नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पहला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शंस, पहला नालंदा, बी विक्रमशिला, सी पाटलिपुत्र और डी तक्षशिला। तो एक इसका आंसर है तक्षशिला। वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी भी इसे माना जाता है, तो इसको आप ध्यान देंगे। और अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो कौन त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो बुद्ध, धम्म और संघ या अष्टमार्ग। जो डी वाला ऑप्शन अष्टमार्ग है, ये जो है शामिल नहीं है। और अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में किस विषय पर भिन्नता थी? शहरी जीवन, लोहे का प्रयोग, लिपि का प्रयोग, उपर्युक्त में सभी। तो उपर्युक्त में सभी जो है ये आंसर सही है। और अगला प्रश्न, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ऑप्शंस है 10वां, बी 11वां, सी 12वां, डी 13वां। तो इसमें से जो 13वां अभिलेख था अशोक का, उसमें इसका वो उल्लेख है। और जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में हुआ था। इसी युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। और अगला प्रश्न, इसका आंसर है 13वां। और अगला प्रश्न, इसमें दो सूचियां हैं, जैसे सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए तो दो सूचियां हैं। तो इसमें प्रतिहार, तो प्रतिहार कहाँ रहते थे? तो प्रतिहार रहते थे कन्नौज में। उसके बाद चोल, चोल जो रहते थे तंजौर में। तो पहला का डी, दूसरा का ए। परमार धारा में सोलंकी जो है अहिलवाड़ में। तो इसका डी आंसर सही है। डी आंसर सही है। और अगला प्रश्न, अमीर कोही विभाग की शुरुआत किसने की थी? तो अमीर कोही विभाग की शुरुआत जो है, इसमें ऑप्शन देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलवन और अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर कोही विभाग जो था ये कृषि से संबंधित विभाग था और इसकी शुरुआत जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो ये आंसर मोहम्मद बिन तुगलक, बी सही है। और अगला, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर महल आगरा में, बी दिल्ली में, सी लाहौर में, डी फतेहपुर सीकरी में। तो इसका आंसर जो है ए आगरा। अगर पूछ दे जहांगीर महल किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था सलीम के लिए। चलिए अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो ए अकबर, बी औरंगजेब, सी बाबर, डी जहांगीर। तो इसका आंसर है डी जहांगीर। और भारत में तंबाकू सबसे पहले आया कब था? तो 1605 में पुर्तगालियों के द्वारा ये तंबाकू लाया गया था भारत में। और इस पर प्रतिबंध जो है जहांगीर ने 1617 में लगाया था। और अगला प्रश्न, शाहजहाँनामा के लेखक कौन थे? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए शाहजहाँ, बी हमीद लाहौरी, सी इनायत खां, डी अबुल फजल। तो इसका आंसर सी है इनायत खां, जिसे मोहम्मद ताहिर भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न, शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था, तो किससे संबंधित था? ए राजस्व मंत्री से, बी विदेश मंत्री से, सी पत्र व्यवहार मंत्री से, डी सैन्य मंत्री से। तो इसका आंसर है बी विदेश मंत्री से। और अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है?
यानी किसके कारण भारतीय राष्ट्रवाद जो है बढ़ गया था, बढ़ा। तो इसका आंसर है, इसका ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। तो पहला भगत सिंह, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कैनिंग और डी राजा राम मोहन राय। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि 1605 में बंगाल विभाजन की जो घटना लॉर्ड कर्जन ने की, उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद में काफ़ी तेज़ी आई। तो इसका कारक जो है मेन रूप से माना जाएगा लॉर्ड कर्जन को। और अगला प्रश्न, इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शंस पे चलते हैं। ए डी के कर्वे, बी महागोविंद रानाडे, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी के एन नटराजन। तो इसका आंसर है के एन नटराजन। और अगला प्रश्न, कांग्रेस के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से कब स्वीकार किया गया? तो ए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। 1916, बी 1941, सी 1939, डी 1937। तो इसका आंसर जो है 1916 है, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। उस समय इस बात को कांग्रेस ने मान लिया था। ये लाया कब गया था? मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में, उस समय इस चीज़ को अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन एनी बेज़ंट और मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल और उपर्युक्त में सभी। तो इन सभी लोगों ने असहयोग आंदोलन का जो है विरोध किया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो सारे कथन देखिए। ए संविधान के अतिक्रमण पर ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। कौन सा कथन गलत है? तो ये सही है। और बी संविधान का अतिक्रमण को परिभाषित नहीं किया गया है, ये भी सही है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव पारित करने से 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना होता है, ये भी सही है। और कह रहा है नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि नामांकित सदस्य भी सारे सदस्य जो है महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो डी जो ऑप्शन है वो सही है, डी ऑप्शन सही है। और अगला, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक कानूनी अधिकार है, बी मूल अधिकार है। ये दो ऑप्शंस हो गए, मूल अधिकार। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। और डी गैर संवैधानिक अधिकार है। तो ये जो है व्यक्ति का अब कानूनी अधिकार हो गया है, क्योंकि पहले ये मूलाधिकार में था। तो ऑप्शन ए सही है, पहले मूलाधिकार में ये था, लेकिन इसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निकाल के इसको 300 क में स्थापित कर दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार हो गया है, और ये कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार है। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसके ऑप्शंस हैं न्यायिक सर्वोच्चता, और बी संघवाद, सी व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, और डी न्याय तक प्रभावी पहुंच। तो जो इसका ऑप्शन ए है न्यायिक सर्वोच्चता, ये जो है हमारे संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये ए वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा 17वें में। और अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, जो मतलब एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है? तो पहला का जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसमें दिया है ब्रिटेन से। दूसरा, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। द्विसदनवाद, जो दो सदनों की व्यवस्था है, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसमें दिया है ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका। और तीसरा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो ये चार हैं कथन, इनमें से कौन सही है?
तो ऑप्शन ए में दिया है 1 और 3, ऑप्शन बी में केवल 2 जो है, और ऑप्शन 3 में 1 2 3, ऑप्शन डी में केवल 3। तो इसका आंसर जो है पहला सही है, 1 और 3। 1 और 3 जो है सम्मिलित नहीं है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये ब्रिटेन से ना लेके ये जापान से ली गई है। और तीसरा जो द्विसदनवाद की व्यवस्था है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से ना लेके ब्रिटेन से लिया गया है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न और सब सही है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो प्रत्यक्ष चुनाव का भारत में जो चुनाव प्रावधान है इसमें किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी ऑप्शंस भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1935। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। भारतीय परिषद अधिनियम जो है इसमें प्रत्यक्ष चुनाव का सबसे पहले व्यवस्था की गई थी। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्ते की संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल नहीं है? मतलब किसको संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी महान न्यायवादी प्रधानमंत्री और डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका आंसर जो है महान न्यायवादी और प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है इस प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वेतन नहीं लेता है, वो लोकसभा सदस्य होने का वेतन लेता है, और महान न्यायवादी को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है। और अगला, उच्चतम न्यायालय में पूर्वावलोकन शक्ति का विवरण निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो पूर्वावलोकन का मतलब है कि उसको फिर से सुनने का, अपने ही निर्णय को फिर से सुनने का जो शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, उसकी अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो इसका वर्णन ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 137। तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है अपने स्वयं के फैसलों की समीक्षा कर सकता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जातियों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब सबसे ज़्यादा कौन है, फिर उसके बाद कौन है, इसी क्रम में व्यवस्थित करना है इसको। तो इसका ऑप्शन ए है भील, गोंड, संथाल और नैकादे। तो सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं कि ये कहाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है। भील और गोंड ये दोनों भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं, और उत्तर भारत के लगभग मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों को मिला लें तो इन क्षेत्रों में ये दोनों जातियाँ मुख्यतः रूप से सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और इसके अलावा संथाल जो है झारखंड में पाई जाती है, और नैकादा जो है ये गुजरात में पाई जाती है। अब जनसंख्या के आधार पे अगर हम कहें तो जनसंख्या के आधार पे भील सबसे ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे गोंड है जो 2011 की जनगणना के अनुसार, और तीसरे नंबर पे संथाल है, उसके बाद चौथा नैकादा है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वही सही है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय कृषि की नहीं है? तो भारतीय कृषि की विशेषता कौन सी नहीं है? तो मानसून पर निर्भरता, ये तो सच्चाई है। बी बड़े जोतों की प्रधानता, ये तो हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने के चलते जोत जो है छोटा होता जा रहा है। और निम्न उत्पादकता, तकनीक कमी के चलते ये भी है, सही है। और खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, हमारे यहाँ खाद्यान्न फसलों की प्रधानता भी, ये भी सही है। तो जिसमें जो विशेषता है बड़े जोतों की प्रधानता, बी वाला ऑप्शन ये सही है। हमारे यहाँ यही नहीं है, छोटे जोत और मध्यम जोत ज़्यादा है हमारे यहाँ। और अगला प्रश्न, मरुस्थलीय वन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो पहला है जहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। तो मरुस्थलीय वन में 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो मरुस्थल कैसे रह जाएगा? तो पहला तो ऑप्शन यही गलत है। और अगला, इसका विस्तार भारत के राजस्थान, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में है, ये सही है।
इसमें वृक्ष कटीले और झाड़ियाँ होती है, ये भी सही है। और डी बबूल और नागफनी इसके प्रमुख पेड़ हैं, तो ये भी सही है। तो जो ऑप्शन ए जो है वही गलत है, 75 सेंटीमीटर से जो अधिक वर्षा वाला है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें युग्म दिया है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस और उसके सामने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो पहला तो यही गलत है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 से 1793 तक भारत में रहा, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1817 से 19 के बीच में हुआ है। तो पहला ऑप्शन तो यही सुमेलित नहीं है, और तो यही सुमेलित नहीं। तो इसके अलावा हेक्टर मुनरो जो है और बक्सर का युद्ध इसी ने लड़ा था 1764 में। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 16 के बीच में हुआ था, इसी के समय में। और लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था 1798 से 99 में, ये इसके समय में हुआ था। तो इसका एक ऑप्शन ए जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला, ये जो है सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 से 1793 में भारत में रहा, जबकि आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1819 के बीच में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, यदि 10 अंश पूर्वी देशांतर पर 2 बज रहा हो, 2 PM बज रहे हों, और 45 अंश पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो इसका आप एक समझिए कि पूर्वी देशांतर की तरफ बढ़ने पे जो है समय बढ़ता है, और 2 देशांतरों के बीच का जो दूरी होती है, जैसे ये है, माफ़ करिएगा, जैसे ये गलत, पहले तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शंस इसी पे चलते हैं। ये जो है मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, और ये देशांतर रेखाएं हैं। तो पूरब की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं इधर की तरफ, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, इसको तय करने में जो है समय लगता है 4 मिनट। तो 4 मिनट अगर समय लग रहा है, तो 45 में से 10 अगर हम माइनस कर दें तो बचेगा 35। 35 देशांतर की दूरी तय करनी है, तो एक देशांतर दूरी तय करने में 4 मिनट लग रहा है, तो 35 × 4 हो जाएगा। 35 × 4 करने पे हम लोगों को आएगा 35 × 4, 4 5 20, 140 मिनट। 140 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करें तो 2 घंटा 20 मिनट। अब 2 बजे से 2 घंटा 20 मिनट किस पे हो रहा है? तो 4:20 पे 2 से, तो ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। और अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, और दूसरा कथन है काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। अब चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। केवल एक सही है, ये नहीं। केवल बी सही है, ये भी गलत है। ए और बी दोनों सही है, यही ऑप्शन सी जो है सही है। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है? तो ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी अरुण। तो इसमें मंगल का जो उपग्रह है, जिसको फोबोस और डेमोस कहा जाता है, वही जो है सौरमंडल का सबसे छोटे उपग्रह है। तो ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। और अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? और ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान में वृद्धि होती है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल में मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं। और ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को समताप मंडल कहते हैं। तो पहली बात जो है, पहला ऑप्शन है ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो एक औसत ऊंचाई तक ये घटना होती है, लेकिन उसके बाद ये जो है तो ऊंचाई घटने लगती है।
ऊंचाई पे आगे ऊपर जाने पे। तो ये पहला तो ऑप्शन गलत है। और क्षोभ मंडल में ग्रीष्म काल में इसका जो है सीमा बढ़ जाती है, ऊंचाई बढ़ जाती है, तो ये सही है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं, ये भी सही है। और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को समताप मतलब ऊपरी सीमा जो होती है समताप मंडल से लगी होती है, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन डी 4। तो इसमें आंसर ऑप्शन सी जो है सही है। और समस्थानिक क्या होते हैं? तो वो परमाणु जो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और जो भार अलग अलग होते हैं, तो उस पदार्थ जो वो अणु जो होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं एक दूसरे के। और अगला, अमाशय में कौन नहीं पचता है? तो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी एक एवं ए एवं बी। तो अमाशय में जो है कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन ये दोनों नहीं पचते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए और बी। और अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन क्या है? तो ऑप्शन ए आयरन, बी विटामिन, सी खनिज लवण, डी जटिल प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन जो है एक जटिल प्रोटीन है, ऑप्शन इसका डी सही रहेगा। और अगला प्रश्न, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो ऑप्शन इसमें स्टेथोस्कोप, बी स्फिग्रोमैनोमीटर, सी सिस्मोग्राफ और डी लक्स मीटर। तो प्रकाश की तीव्रता के लिए लक्स मीटर का प्रयोग होता है। स्टेथोस्कोप से जो है हृदय की गति नापी जाती है और स्फिग्रो मैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है और इस सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही है, लक्स मीटर। और अगला, रेटिना में क्या पाया जाता है? तो रेटिना में विटामिन ए पाया जाता है, इसकी कमी होने के कारण जो है रतौंधी होती है। और अगला, जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी वी रमन और ऑप्शन डी कोपर्निकस। तो जो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है, जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था कि किसी भी पदार्थ के जो अवस्था परिवर्तन के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, नहीं तो वो पदार्थ जो है अपने अवस्था परिवर्तन का हमेशा विरोध करता है, जड़त्व का नियम यही है। और अगला प्रश्न, वास्तविक गैस समीकरण PV बराबर RT का कब अधिक सही पालन होता है? मतलब वास्तविक गैस जो समीकरण है उसका सही पालन का किस समय सबसे सही होता है? तो ऑप्शन इसके हैं, जब उच्च दाब और उच्च ताप की स्थिति हो तब, या निम्न दाब या निम्न ताप की स्थिति हो तब, या निम्न दाब उच्च ताप की स्थिति हो तब, या उच्च दाब एवं निम्न ताप की स्थिति हो। तो इसमें ऑप्शन सी जो है निम्न दाब हो और उच्च ताप की स्थिति हो, उस समय वास्तविक गैस समीकरण का सबसे सही पालन होता है। और अगला प्रश्न, HIV का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है एलिशा, ऑप्शन बी CD4 सेल्स काउंट, ऑप्शन सी इम्यूनोफ्लोरेसेंस जांच और डी उपर्युक्त में सभी। तो इसका आंसर है सभी। ये सारे जांच जो है HIV का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। अगला प्रश्न, हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका आंसर जो है पोटेशियम जो है सही है, जिसे हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं रसायन विज्ञान में। और अगला प्रश्न, पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन क्या होता है? ऑप्शन ए हार्मोन्स, ऑप्शन बी जो है एंजाइम्स, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी शर्करा। तो जो पेप्सिन होता है ये एक एंजाइम्स होता है जो पाचन का काम करता है और ये अमाशय से निकलता है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में,
राइबोसोम में, सी कोशिका द्रव्य में, डी हरित लवक में। तो जो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रेब्स चक्र होता क्या है? दरअसल वायवीय श्वसन की का ये दूसरा चरण होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का अंतः पदार्थ पायरुविक अम्ल पूर्ण रूप से आस्कीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है और सबसे अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इस चक्र का जो रासायनिक समीकरण था उसको सेट जो है क्रेब्स ने किया था, इसलिए इसको क्रेब्स चक्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? किस में पाई जाती है? तो ए माँ के दूध में, बी बकरी के दूध में, सी गाय के दूध में, डी भैंस के दूध में। तो इसका आंसर जो है ए माँ के दूध में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है जो है बिंबसार, बी अजातशत्रु, सी उदयभद्र, डी शिशुनाग। तो शिशुनाग के समय में मालवा क्षेत्र पर जो है मगध का विस्तार हुआ था। और अगला प्रश्न, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस, बी रासबिहारी घोष, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी राम बिहारी बोस। तो इसकी स्थापना जो है राम बिहारी बोस ने की थी। और अगला प्रश्न, हिंद महासागर एवं लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेव ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हारमुज और ऑप्शन सी बोस्पोरस, ऑप्शन सी मलक्का। तो बाब अल मंडेव जो है हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1947 में, 1948 में, ऑप्शन सी 1949 में, ऑप्शन डी जो है 1951 में। तो इसका सही आंसर है 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, बी सी ऑप्शन जो है 11 फरवरी 1948, और डी उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था और पूर्ण रूप से लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ। और अगला प्रश्न, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है? तो ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी परजीवी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी फफूंद। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, विषाणु। वायरसों के चलते ये रोग होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो वायु, ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी धातु में, ऑप्शन डी निर्वात में। तो ध्वनि का वेग जो है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें ठोस की अवस्था जो है धातु है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा वेग धातु में होता है। अगला प्रश्न, 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अंध महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर। तो इसमें ऑप्शन बी जो है हिंद महासागर 90 ईस्ट रीज है। 90 ईस्ट रीज जो है बंगाल की खाड़ी से बंगाल के बाद से एक कटक के रूप में तैयार होता है और ये 500 किलोमीटर लगभग लंबा है। तो 90 ईस्ट रीज जो है हिंद महासागर, या ऑप्शन अगर बंगाल की खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी भी आप मार सकते हैं। और अगला प्रश्न जो लास्ट प्रश्न है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस राज्य में है? तो जादूगोड़ा जो है किस राज्य में है? तो जादूगोड़ा जो झारखंड में, इसमें ऑप्शन नहीं है। जादूगोड़ा में जो है थी पहला खदान था जो भारत में यूरेनियम की जो खदान है, तो इसका ऑप्शन गलत नहीं टाइप हुआ है, इसमें आप झारखंड लिख सकते हैं। झारखंड। जादूगोड़ा जो है झारखंड में। चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें
और वीडियो को जुड़े रहेंगे तो मैं ऐसे ही अच्छे प्रश्नों का संकलन आप लोगों के लिए लेके उपस्थित होता रहूँगा। धन्यवाद।